अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का स्टार्ट किया था, लास्ट टॉपिक जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पाकिस्तान की। तो उसको जो है हम कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसको वाइंड अप करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से स्टार्टिंग में फ़र्स्ट स्टेप जो था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। नेक्स्ट उसके बाद फर्स्ट रिपोर्ट थी, सेकंड रिपोर्ट, बोगरा फार्मूला, 1 यूनिट और सब कुछ। इतना कुछ होने के बाद जो है फिर जाके पाकिस्तान का फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 में फॉर्म हुआ, लेकिन 2 साल बाद ही उसको जो है सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट कर दिया और जो है अयूब खान ने जो है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। सो इट्स फर्स्ट मार्शल लॉ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है फर्स्ट मार्शल लॉ जो वो लगाया गया था वो 7 अक्टूबर 1958 में। ठीक है, प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था एंड अयूब खान ने एज ए चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट हो गए थे। 20 डेज़ लेटर जो है उन्होंने फिर 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ओवरथ्रू मिर्ज़ा एंड अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल। और 27 अक्टूबर को उन्होंने जो है सिकंदर मिर्ज़ा के ऑफिस को भी ओवरथ्रू कर दिया और ख़ुद जो है वो प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो संभाल लिया। आते सर सबसे पहले, और ये जो सबसे बेसिक काम जो है अयूब ने किया था, जो अभी तक मतलब कभी भी अयूब खान का इरा हो तो उसमें हम बीडी सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेसीज के सिस्टम को जो है कभी भी जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। लोकल गवर्नमेंट का ये एक सिस्टम था, बुनियादी जमहूरी निज़ाम जिसको उर्दू में कहते हैं, बेसिक डेमोक्रेसीज का। वो उसने 26 अक्टूबर 1959 में जो है वो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें जो है बेसिक डेमोक्रेसीज में कहते हैं टोटल 80,000 मेंबर्स होंगे, 40,000 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड 40,000 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और ये सिर्फ बेसिक डेमोक्रेसीज के जो मेंबर्स थे वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के लिए काम ही नहीं करेंगे, बल्कि वो एज एन इलेक्टोरल कॉलेज काम करेंगे। अयूब खान ने इंटरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाया था, और उसमें इंटरेक्ट में होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, आप इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और वो आगे से प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ये सिस्टम अमेरिका में जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस टाइम पे पाकिस्तान में भी यही सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेंबर्स जो है वो बाद में एज जो है इलेक्टोरल कॉलेज भी सर्व करेंगे। ठीक है, और इसी इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है एक रेफरेंडम जो है 14 फ़रवरी 1960 को करवाया गया था और जो है अयूब खान को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। फिर उसके बाद ओबियसली 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो एब्रोगेट हो चुका था, तो इस वजह से जो है फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म करना था। उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो है वो भी सेटअप जो है वो किया अयूब खान ने। ठीक है, प्रेसिडेंट अयूब खान जब वो बन गए, ओवरटेकिंग प्रेसिडेंट का वो उन्होंने ले लिया, तो फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो है वो सेटअप किया अंडर जस्टिस शहाबुद्दीन। ठीक है, वो उसको हेड जो है वो जस्टिस शहाबुद्दीन को बनाया, जिन्होंने डिफरेंट रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए। इस पर लेंथी डिस्कशन हुई गई कमीशन में, इसकी रिपोर्ट्स भी बनाई गई। एक रिपोर्ट 6 मार्च 1961 को जो है वो दी गई। इस रिपोर्ट को एग्जामिन खुद प्रेसिडेंट ने किया और इस रिपोर्ट के अंदर जो है बाकायदा चेंजेस करने के बाद, ठीक है, इसके अंदर इस रिपोर्ट में जो है हाईलाइट की गई थी, चेंजेस भी कुछ की गई, और इसके अंदर बाकायदा तौर पे कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेटेड ऑफ लीडरशिप जो है वो लैक ऑफ लीडरशिप था। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं थी किसी के ऊपर, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा ग्रीडी पॉलिटिशियंस जो थे वो अपने मकसद के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे। सो इन सब चीज़ों को जो है वो देखते हुए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म किया गया था, वो पार्लियामेंट्री नहीं था। ठीक है, उसको जो है प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया था। जो जी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में 1 मार्च 1962 में बाकायदा तौर पे अनाउंस किया गया था। अयूब खान जो है उन्होंने उसको खुद डिस्क्राइब किया था, जैसे उसको कहा गया था डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन, इसमें हर चीज़ डिसिप्लिन होगी, और इसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी सेटअप की गई थी। इसके फीचर्स क्या थे? फर्स्ट ओबियसली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ये भी, और इसमें हर चीज़ जो है वो बाकायदा तौर पे लिख दी गई थी, एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 5 शेड्यूल्स एंड 250 आर्टिकल्स। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 234 आर्टिकल्स थे, इसके 250 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्लेक्सिबल था, उसके अंदर अमेंडमेंट्स जो वो 2/3 मेजोरिटी के साथ की जा सकती थी।
लेकिन इसके अंदर जो है ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंथी था या रिजिड था। तो उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो ये भी एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास करेगी, दैन इट बिकम पार्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन बाय द प्रेसिडेंट। और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट उसको ऑथोराइज़ करेगा तो ही अमेंडमेंट पास होगी, अदरवाइज़ अमेंडमेंट पास नहीं होगी। नेक्स्ट है जी फेडरल सिस्टम। ऑब्वियसली पाकिस्तान अगेन जो है वो एज अ कंट्री फेडरल जो है वो ही इंट्रोड्यूस होता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरल ही था। 2 प्रोविंसेस पे कंसिस्ट करता था, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और उसके अलावा 2 प्रोविंसेस जो थे वो थे ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन थे। ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कैबिनेट, हेड ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सब कुछ जो है वो सारे जो है मोस्ट ऑफ मतलब ऑल द पावर्स आर being handed over to the president in presidential form of government, either in a parliamentary form of government, mostly powers belongs to the prime minister. So जो है उसको हर नहीं ही वॉज empowered to nominate the ministers of his cabinet, और अपने कैबिनेट को भी वो खुद ही जो है वो नॉमिनेट करेगा। नेक्स्ट यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ऑब्वियसली वन हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, बोथ विंग्स ऑफ द कंट्री वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असम्बली, और दोनों को इक्वालिटी की बेस पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जाएगी। इंटरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज करेगा जो कि 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स पर कंसिस्ट करेगा। ठीक है, और वो 40,000 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड 40 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और ऑब्वियसली देयर आर 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और ईच ऑफ देम वाज हेडेड बाय अ गवर्नर। ठीक है, और ही इंजॉयड पावर्स इन द प्रोविंसेस विच द प्रेसिडेंट इंजॉय इन द सेंटर। जो प्रेसिडेंट जो है ऑल ओवर द कंट्री सेंटर में जो पावर्स इंजॉय करे वही सारे पावर्स गवर्नर्स को दी जाएंगे। और गवर्नर जो अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो है वो जो है वो इलेक्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो उसकी सेक्शंस के अकॉर्डिंग के, जो अगर प्रेसिडेंट अगर किसी पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसको अपना मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोविंशियल, ऑब्वियसली हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी अपनी लेजिस्लेचर भी होगी विच कैन उस टाइम पे जो है वो कंसिस्ट ऑफ 150 मेंबर्स, बट जो है लेटर ऑन दिस नंबर वाज इंक्रीज्ड टू 218। ओके, नेक्स्ट दी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। According to the 1962 Constitution, the President should be a Muslim with the term of 5 years. प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम होना उसका बहुत ज़रूरी है, इसकी टर्म 5 years होगी। वॉज एलिजिबल टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंसेस एंड वीटो अगेंस्ट लेजिस्लेटेड लॉज ओनली। ठीक है, इसके अलावा वो जो है ऑर्डिनेंस भी जो है प्रोमोगेट कर सकता है, और लेजिस्लेशन में कोई भी लॉ जो है वो किसी को भी उसको वीटो पावर यूज़ करके उस लॉ को नल एंड वाइड करार दे सकता है। ठीक है, चाहे 2/3 मेजोरिटी ने उसको पास कर दिया, लेकिन जब तक उसको प्रेसिडेंट ओके नहीं करेगा वो लॉ जो है वो लॉ नहीं बनेगा, वो सिर्फ बिल ही रहेगा। और प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व भी कर भी सकता है। ठीक है, ठीक है, ऑफिस अपने ऑफिस को देखते हुए वो उसको भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस्लामिक लॉज। Obviously, no law would be passed against the teaching of Quran and Sunnah, and the existing laws would be made Islamic in character. कोई भी लॉ जो है वो कुरान और टीचिंग जो है कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं होगा। अगर ऐसा लॉ कोई बनेगा तो उसको फ़ौरन से जो है वो नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 भी जो है आपको बाकायदा तौर पे राइट्स प्रोवाइड करता है, विच includes the right of speech and expression, freedom to choose profession and freedom to profess religion. And with regards to civil rights, familial rights such as right of life, liberty and property were guaranteed. ठीक है, ये सारे राइट्स जो है आपको दिए जाते हैं, और ये 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारे राइट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए थे, एंड अगेन इन दी 62 में भी आपको सारे राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रटेशन ऑफ लॉज, वो लॉज को इंटरप्रटेट कर सकती है, एंड एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को भी, लेकिन इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स एम्बॉडीड इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की
प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही करेगी। लैंग्वेज उर्दू एंड बंगाली वर रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल लैंग्वेजेस। जी, प्रिंसिपल पॉलिसीज़ जो हैं बेटा वो होती हैं जो बाकायदा तौर पे हम लोग एक बाकायदा पॉलिसीज़ बनाते कि हमने इतने ये हमारे टेन्योर रहेगी और इसके अंदर हमने इस तरह से काम करना है और ये चीज़ें बेसिक हैं, इन पे फोकस ज़्यादा होगा। फर्स्ट वो ये था कि नेशनल सॉलिडारिटी जो है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, लोग बैकवर्ड लोगों के इंटरेस्ट को फॉलो अप किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी ताकि वो नेशनल लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकें। एजुकेशन लोगों की वो अच्छी की जाएगी। इस्लाम को जो है वो अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। एंड ओरिजिनली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वर नॉट अलाउड, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962। स्टार्टिंग में पॉलिटिकल पार्टीज़ उस टाइम पे अलाउ नहीं की गई थी, लेकिन 1962 में एक्ट पास किया। फिर उसके बाद के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अगेन जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी एज ए प्रेम्बल यूज़ किया गया था। एंड अदर को इस्लामिक प्रोविजंस वर अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एडवाइजरी, और एक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो भी बनाई जाएगी इस्लामिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो है 5 to 12 मेंबर्स पर कंसिस्ट करेगी। और ये रिकमेंडेड बॉडी होगी, ये रिसर्च करेगी इस्लामिक प्रिंसिपल्स वगैरह को और उस पर लॉज वगैरह बनाएगी। और जो है प्रेसिडेंट साहब उनको जो है इस पर एडवाइस वगैरह दी जाएगी ताकि मुस्लिम सोसाइटी जो एक ट्रूली इस्लामिक लाइंस पर जो है वो बनाई जा सके। अयूब खान ने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कंट्री को दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिस्कार्ड किया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाए, लेकिन वो इस सिस्टम में भी चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं रख पाए जिस जो कि बाकी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है। और दूसरा ये तो सबसे ज़्यादा बात है कि सारी की सारी ज़्यादा के ज़्यादा पावर सबकी सब जो है वो किसके हाथ दी गई थी, प्रेसिडेंट को, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। और एक और जो काम जो है अयूब खान साहब ने किया, उन्होंने कैपिटल चेंज किया। पार्टीशन के फ़ौरन बाद ओबियसली कराची पाकिस्तान का कैपिटल था, लेकिन अयूब खान ने जो है वो न्यू कैपिटल जो है बनाने का डिसाइड किया और इन 1959 इस्लामाबाद साइट को जो है वो चूज़ किया गया और कराची को रिप्लेस करके जो है इस्लामाबाद को पाकिस्तान का न्यू कैपिटल जो है वो बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जी अयूब खान स्टेप डाउन। अयूब खान की गवर्नमेंट 10 बल्कि 10 भी नहीं 11 साल हम कह सकते हैं 58 से 69 तक, तो इट्स 11 ईयर्स। अयूब खान जो है 11 ईयर्स तक जो है वो सर्वाइव किया उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर प्रेसिडेंट के, लेकिन जब उनकी डिपार्चर हुई तो सिस्टम वाज फोल्डेड, सिस्टम टोटली जो है वो फोल्ड हो चुका था। और अगेन उन्होंने फिर अपना मार्शल लॉ लगवा दिया। जब वो गए तो अगेन जो है वो उस टाइम पे मिलिट्री ने फिर से टेक ओवर किया 25 मार्च 1969 का। और उस टाइम पे ये रियलाइज़ किया गया कि उस टाइम पे सपोर्ट जो है वो सस्टेन नहीं की जा सकती, क्योंकि अयूब खान को बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट वगैरह करके जो है वो निकाला गया था अयूब की गवर्नमेंट के अंदर। वो जब हम नेक्स्ट बाकायदा इनके इरास को डिटेल में स्टडी करेंगे तो उस टाइम पे इनको डिस्कस किया गया, लेकिन बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट वगैरह करके निकाला गया था। उस टाइम पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाते तो अयूब खान को कभी भी सपोर्ट जो है वो ना मिलती लोगों की, तो इस वजह से उन्होंने ना इलेक्शंस प्रोटेस्ट करवाने की बजाय इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाए बाकायदा, लेकिन दोबारा से जो है मार्शल लॉ इम्पोज करवा दिया बाई यहिया खान। ठीक है, और सारी पावर्स जो है यहिया खान के हाथ में दे दिए। पाकिस्तान में दूसरी दफ़ा जो है वो मार्शल लॉ जो है वो लगाया गया। जी, यहिया खान ने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और जो न्यू मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो यहिया खान थे। उन्होंने जो है बहुत जल्दी जैसे ही अपने ओहदे को संभाला तो उन्होंने इलेक्शंस को अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, और इससे पहले के इलेक्शंस और पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस जो है वो 1917 में कंडक्ट करवाए गए थे। पाकिस्तान 1947 में बना था और 23 साल बाद पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 1917 में, और इनका रिज़ल्ट ये हुआ कि बांग्लादेश अलग हो गया। खैर वो भी सारी स्टोरी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में
तो नेक्स्ट दिसंबर 1970 में इलेक्शंस हेल्ड होने थे। जनरल यहिया खान ने उससे पहले 1 यूनिट को डिज़ोल्व किया। ठीक है, 1 यूनिट जो बनाया था वेस्ट पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंस और 10 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के उन सबको, उसने सबसे पहले 1 यूनिट को डिज़ोल्व किया। और उस टाइम पे 1970 में भी बलूचिस्तान को जो है वो बाकायदा तौर पे प्रोविंस का दर्जा जो है वो भी दिया गया था। ठीक है, अलॉन्ग विद द क्रिएशन ऑफ प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अनाउंस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उन्होंने बाकायदा तौर पे लीगल फ्रेमवर्क जिसको LFO कहते हैं वो अनाउंस भी किया था। LFO के अंदर भी बाकायदा तौर पे ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पैरिटी जो है वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, उसने न्यूमेरिकल मेजॉरिटी जो है वो ईस्टर्न, उसने एक्सेप्ट किया था कि ईस्टर्न विंग जो है, जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो बंगाल का प्रोविंस है, उसकी मेजॉरिटी है। सो इस वजह से उसने इंटरनेट इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस, जो अयूब खान ने कराए थे उसने वो भी ख़त्म किया। 1970 में डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो बाकायदा तौर पर कंडक्ट करवाए गए थे। ठीक है, और वो भी अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे कि 18 ईयर्स ऑफ एज में आप जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इलेक्शन का रिज़ल्ट आते ही शेख मुजीबुर रहमान की मेजॉरिटी जो है वो वहाँ अवामी लीग की तरफ से जो थी ईस्ट पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की जुल्फ़िकार अली भुट्टो थी। ठीक है, दोनों तरफ जो है मेजॉरिटी उधर अवामी लीग की थी, इधर पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन अवामी लीग के वोट ज़्यादा थे, सीट्स ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दी भुट्टो। तो उस टाइम पे असूलन जो है मिनिस्टर होना चाहिए था मुजीबुर रहमान को, लेकिन यहिया खान ने जो है वो सेशन में डिले किया क्योंकि वो उसकी डील चल रही थी भुट्टो के साथ कि अगर वो उसको प्रेसिडेंट बना देता है तो भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना देगा। जब सेशन कॉल में डिले हुआ तो उसकी वजह से जो है सिविल वॉर स्टार्ट हो गई बंगाल प्रोविंस के अंदर। तो उसके बाद फिर हमें अपनी फ़ौज वहाँ भेजनी पड़ी, सिविल वार हुई। फिर उस सिविल वार में जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के नाम पे इंडिया ने भी अपना टांग बीच में अड़ाई, इंडिया भी आ गया और फिर बाकायदा तौर पे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई है जो कि हमने सरेंडर किया और बांग्लादेश अलग रियासत बन गया, अलग मुल्क बन गया और हमसे अलग हो गया जी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आउटब्रेक ऑफ 1971 वॉर, तो वही है जी, फर्स्ट जो है सिविल वॉर स्टार्ट हुई। यहिया खान ने जो है वहाँ पे ट्रूप्स भेजी इस पाकिस्तान में इन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और अवामी लीग को बैन कर दिया। यहिया ने क्लेम किया कि जो मुजीबुर रहमान है वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहा है, वो अपनी इंडिपेंडेंस अलग मुल्क बनाना चाहता है, उसको डिक्लेयर कर रहा है, जो कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसी फेयर की वजह से उन्होंने 26 मार्च को जो है वो बाकायदा तौर पे ढाका में अपनी फोर्सेस जो है वो बेच दी थी। और लेकिन सॉवरेन रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश जो है वो बाकायदा तौर पे 26 मार्च को वो भी सीक्रेटली जो है ब्रॉडकास्ट किया गया था ढाका से। प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और इंडिया के साथ भी यही मिस्टेक्स जो हम लोगों ने उसी के रिज़ल्ट की वजह से इंडिया ने भी क्या किया, 3 दिसंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर अटैक किया, ईस्ट पाकिस्तान में नहीं बट नॉर्दर्न इंडिया में। मिसिस गांधी ने टोटली जो है रिएक्ट इस पर किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक करना था लेकिन वो नॉर्दर्न इंडिया पर अटैक हो गया, जिसकी वजह से मिसिस गांधी जो इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में 1971 की वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। इंडिया ने इस वॉर में ईस्ट पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ठीक है, और फिर बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल करने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान आर्मी ने डिसाइड किया कि वो सरेंडर कर देंगे उस टाइम पे और इसकी वजह से जो है वो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। मिलिट्री रजीम के अंदर ये फेलियर था, ये बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट क्राइसिस की वजह से थे, इंटेंशंस अच्छी नहीं थी यहिया और भुट्टो की, जिसकी वजह से 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हो गया। ठीक है, और 21 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है वो ऑफिशियली अलग रियासत के तौर पे डिक्लेयर हो गया। और वार में डिफ़ीट हो गई, डिसग्रेस थी वो यहिया के लिए, एक आर्मी के लिए भी। लेकिन उसके बाद 20 दिसंबर को यहिया ने रिज़ाइन किया और भुट्टो को जो है वो बाकायदा तौर पे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट का होता जो है वो दे दिया। भुट्टो ने सेकंड मार्शल लॉ को अपलिफ्ट किया, अप्रूवल लिया अपोजिशन से और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक दिया और उसके बाद फिर अगेन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो गया।
लेकिन और जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था वो अप्रैल 21 1972 तक जो है वो बन गया था और उसको इम्पोज भी किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द थर्ड एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए भी जो पार्लियामेंट 1970 के इलेक्शंस के अंदर इलेक्ट हुई थी, उसमें जितनी पार्टीज़ थी उन सब ने मिलके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है वो अप्रैल 1972 में बनाई। लॉ मिनिस्टर जो थे वो उसके चेयरमैन बना दिए गए कमेटी की। आल पार्टीज उस पर एग्री थी ताकि फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बनाया जा सके। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1972 में दी थी, लेकिन उस पर काफ़ी डेलिब्रेशंस और कॉम्प्रोमाइज़ के बाद उसको अप्रूव जो है वो अप्रैल 10 1973 में किया गया था। पर उसको नाफिज जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब की गई, 14 अगस्त 1973 में। अब उसका इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन बेचारे के साथ भी बहुत बुरी होती रही। उसको कभी जो सस्पेंड किया गया, कभी उसको फिर चेंज किया गया, काफ़ी ऑपरेशनल रहा नहीं रहा, उस पर भी इसको डिफरेंट फंक्शंस में जो है वो गैप्स आते रहे, जिसमें कुछ थे कि 1970 से 77 तक ऑपरेशनल रहा। भुट्टो इरा ऑपरेशनल रहा, उसने काम किया इस कॉन्स्टिट्यूशन ने। जैसे ही 1977 में थर्ड मार्शल लॉ लगाया गया, किसने, ज़ियाउल हक साहब ने, तो उन्होंने आते उसको सस्पेंड कर दिया 1977 से 85 तक। 85 में 8th अमेंडमेंट उसमें की गई और उसके बाद उसको जो है ऑपरेशनल किया गया आफ्टर चेंजेस। वो 8 अमेंडमेंट ही थी जो चेंजेस की गई। उसके बाद फिर 1999 से लेकर 2002 तक वो सस्पेंड रहा। 1999 में अगेन मार्शल लॉ लगाया, 4th मार्शल लॉ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। उन्होंने 1999 से 2002 तक सस्पेंडेड रखा। अगेन 2002 में 17th अमेंडमेंट जो उन्होंने की चेंजेस किए, उसके बाद फिर ऑपरेशनल है और अभी तक ऑपरेशनल चल रहा है। तो ऑपरेशनल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम है। जी, फीचर्स क्या थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के? जी, जो पाकिस्तान का ये कॉन्स्टिट्यूशन था ये भी पार्लियामेंट्री था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री, सेकंड प्रेसिडेंशियल, अगेन थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में ओबियसली प्राइम मिनिस्टर जो है वो पावरफुल होता है क्योंकि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और विद अ वेरी वीक प्रेसिडेंट जो कि क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट। और प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। उसके सारे ऑर्डर्स जो हैं वो भी काउंटर साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर, पहले उसको साइन करेगा फिर ही वो ऑर्डर्स भी करेगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होता है नेशनल असम्बली से, और प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, पार्टीज़ को वोट जो है वो हम लोग देते हैं। ठीक है, हमने मेंबर्स को वोट दिया, जिस पार्टी की मेजोरिटी आएगी पार्लियामेंट में, फिर वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है वो उन लोगों से भी जो है उनकी राय लेने के बाद प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें नेशनल असम्बली जो है उसकी भी सस्टेनेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पे। और असम्बली की ड्यूरेशन 5 ईयर्स रखी गई क्योंकि इलेक्शन हर 5 ईयर्स बाद होते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, सो 5 ईयर्स के बाद जो है वो प्रेसिडेंट जो है उसको अगर उस दौरान भी अगर ड्यूरेशन के दौरान उसको डिज़ोल्व करे तो वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट करेगा, अपनी मर्ज़ी से उसे डिज़ोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस वाज अ नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की जाती है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट, और उस पार्लियामेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट मोशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज़ बीन मूव्ड इन द नेशनल असम्बली। जी, अब जो है उसका प्राइम मिनिस्टर अगर कोई काम गलत करता है या प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे करप्शन कर रहा है या कुछ भी, तो उसके खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट जो है वो चलाई जा सकती है। और उस मूवमेंट में भी अगर 2/3 ऑफ मेजॉरिटी जो है उसको ओके करती है, देन जो है प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भी असम्बली को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करेगा बाय द मेथड ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असम्बली को आंसरेबल है। इन 1985 में जो है अमेंडमेंट जो 8 अमेंडमेंट की गई, उसमें एक आर्टिकल है 58(2) भी, उसे रिमूव किए ऐड किया गया था। और उसमें जो है सारी पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट को दे दी गई, जिसकी वजह से जो है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेगा
और वो प्राइम नेशनल असम्बली को तोड़ भी सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। सो सारी पावर्स जो है वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट को दे दी गई थी, लेकिन फिर अगेन अमेंडमेंट करके उसको प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दिया गया था सारी पावर्स को। जी नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एज जो है मस्ट बी 45 ईयर्स ऑफ एज, मुस्लिम होना चाहिए और उसको नेशनल असम्बली का मेंबर भी होना चाहिए। ठीक है, इसको पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असम्बलीज मिल के इलेक्ट करेंगी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। नेक्स्ट पार्लियामेंट विद 2 हाउसेज। फर्स्ट जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था और 1956 दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में लेजिस्लेचर जो थी वो यूनिकैमरल थी, 1 हाउस था। बट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, 2 हाउसेज पे कंसिस्ट करती है, सेनेट एंड नेशनल असम्बली। अपर हाउस इज कॉल्ड सेनेट। इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो प्रोविंसेस को दी जाती है। सीट्स जो है वो ट्राइबल एरियाज़ की भी हैं, वुमेन की भी, और टेक्नोक्रेट्स आपके इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स या दूसरे इंटेलेक्चुअल्स आएंगे। इट्स जब स्टार्टिंग में इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, टोटल मेंबर्स कितने थे, 63, उसके बाद 87 एंड देन 100। ठीक है, सेनेट और सेनेट जो हमेशा इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती है। ठीक है, इसको जो है हमारे परमानेंट हाउस जो है उसके मेंबर्स जो हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं, और इसके इलेक्शंस हर 3 साल बाद होते हैं, लेकिन हर सेनेटर 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है। मतलब 50 मेंबर्स जो हैं हर 3 ईयर्स के बाद इलेक्ट होते हैं। उसके बाद लोअर हाउस जो है कॉल्ड नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली में पॉपुलेशन की बेस पर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। स्टार्टिंग में इसकी स्ट्रेंथ 210 थी, बट नाउ इट इज़ 342। ये भी 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। वोटिंग एज सबसे पहले जो है फ्रेंचाइज मतलब 21 ईयर ऑफ एज में आप अपना वोट कास्ट कर सकते थे, लेकिन अब 18 ऑफ एज में कर सकते हैं। और पार्लियामेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसकी पावर्स क्या है, वो ओबियसली लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो वो लेजिस्लेटिव पावर्स सारी इंजॉय करेगी। लेजिस्लेशन है ना लॉ मेकिंग को। ठीक है, उसका एग्जेक्टिव पे कंट्रोल होगा, एग्जेक्टिव से सवाल कर सकती है, कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकती है, पार्लियामेंट्री कमेटीज एक्सेट्रा जो भी सब इसके अंडर काम करेंगी। और कैबिनेट भी जो है वो नेशनल असम्बली को आंसरेबल होगी। नेक्स्ट जी फेडरल सिस्टम। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है फेडरेशन ऑफ 4 प्रोविंसेस हो गई, पंजाब, सिंध, KPK एंड बलूचिस्तान। और 2 लिस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाएगी, फेडरल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और रेजिडुअरी पावर्स सारी जो है वो किसको दे देगी, प्रोविंसेस को। नेक्स्ट, और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, और इलेक्टिव जो CM होंगे वो अपनी एग्जेक्टिव पावर्स यूज़ करेंगे। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसी तरह जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर हैं, और गवर्नर जो है वो एज अ प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। और प्रोविंसेस के जो प्रोविंशियल असम्बलीज थे उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग जो है उनकी सीट्स बनाएंगी। पंजाब की टोटल सीट्स हैं 371 पंजाब असम्बली की, सिंध असम्बली 168 एंड WFP 124 एंड बलूचिस्तान 65, वो भी उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जो है बाकायदा तौर पे अपने जो है उसको इंडिपेंडेंस जो है वो दी गई है सेंटर के साथ साथ, और सेंटर के एमरजेंसी पावर्स जो है वो भी अपनी यूज़ कर सकते हैं। गवर्नर रूल जो है वो गवर्नर रूल किसी भी टाइम इन्फोर्स किया जा सकता है अगर सूबे के अंदर कंडीशंस ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, और लेकिन अपने फाइनेंसिस के लिए जो है प्रोविंसेस डिपेंड करते हैं सेंटर पे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। तमाम इस्लामिक प्रोविंशंस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में डाली गई थी। फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सारे आपको दिए गए, उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट करेगी। और इस्लामिक प्रोविजंस कौन कौन सी हैं, ओबियसली टाइटल ऑफ द स्टेट इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पहले एज अ प्रेम्बल यूज़ की गई थी उसको बाद में अमेंडमेंट करके बाकायदा तौर पे 8th अमेंडमेंट में उसको बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा जो है वो बना दिया गया इन 1985। और इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया है। मुस्लिम्स की डेफिनेशन जो है वो भी अमेंडमेंट के बाद की गई है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में भी सारी इस्लामिक क्लॉजेस जो है वही डाली गई हैं। इसके अलावा काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो भी बनाई
जाएगी। एंड फेडरल शरिया कोर्ट वो भी 1981 में ऐड किए गए। नेक्स्ट जी नेशनल लैंग्वेज, उर्दू जो है उसको एज एन डिक्लेयर नेशनल लैंग्वेज किया गया। एंड इंग्लिश इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो है उसको किया गया, लेकिन उसको भी जो है बाद में आहिस्ते आहिस्ते उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा उर्दू के साथ। फिर प्रोविंशियल असम्बलीज़ में भी जो है मैयर्स दिए गए फॉर टीचिंग प्रमोशन एंड यूज़ ऑफ प्रोविंशियल लैंग्वेज, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे आप अपनी प्रोविंशियल लैंग्वेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके जो है इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भी बनाई गई थी इन 2002 इन एडवाइजरी कैपेसिटी, ताकि सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेके उस पर जो है बाकायदा तौर पर पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जा सके। एंड लास्ट जो है जी जुडिशरी की इंडिपेंडेंट होगी ओबियसली। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एंड वन हाई कोर्ट इज़ इस्टेब्लिश इन ईच प्रोविंसेस एंड वन इन आज़ाद कश्मीर। सो एंड चेन ऑफ कोर्ट्स इज़ देयर अंडर द हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट फिर लोअर कोर्ट, लोकल कोर्ट्स कहते हैं, फैमिली कोर्ट्स, क्रिमिनल, सो ये सारे कोर्ट्स वो मतलब बनाए गए हैं और एक बाकायदा, लेकिन इन सबको लीड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब जो है ये थी सारी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म किया गया, सेकंड थर्ड को सस्पेंड किया गया 2 बार, लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया गया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इसके आर्टिकल नंबर 6 में ये बात लिख दी गई थी कि कोई भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोकेट करता है, इवन के सस्पेंड भी करता है, तो वो गद्दार कहलाएगा और उसकी सज़ाए मौत होगी। तो 1999 से 2002 तक मुशर्रफ ने इसको सस्पेंड किए रखा था। पीछे वही केस चला कि मुशर्रफ को पाकिस्तान में लाके फांसी दी जाए, लेकिन अगर वो बाहर के मुल्क में भी मर जाता है तो भी उसकी लाश को जो है वो लटका कर फांसी दी जाएगी। पीछे मतलब सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आया और बहुत ज़्यादा इस पर हल्ला मतलब हुआ सारा कुछ, तो वो सिर्फ इसी वजह से थी क्योंकि इस आर्टिकल 6 के तहत वो गद्दार है और उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत ही है। ठीक है, सो ये बात बताने ज़रूरी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं ख़त्म हुआ, क्यों अब तक चल रहा है। ठीक है, और अब तक इसमें अंदर 24 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन चल रहा है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की वो रिफ्लेक्ट करती है कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ स्टेट जो है वो सारे के सारे या कुछ इनके अंदर क्लैशेस आए, वाइटल इंटरेस्ट जो है लोगों ने अपने देखे, अपने ग्रुप के देखे। यहाँ पे मसला यही था, जो बंगाली थे वो अपने इंटरेस्ट को देख रहे थे, पंजाबी अपने इंटरेस्ट को देख रहे थे। सो ये सारी चीज़ें जो थी, स्ट्रगल जो है कॉन्स्टिट्यूशन इशूज़ में थी, लैंग्वेज की थी, फॉर्म ऑफ इलेक्शन था, डिवीज़न ऑफ पावर थी कि प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दी जाए या फेडरल गवर्नमेंट को दी जाए। बहुत साल लगे इन चीज़ों को जो है वो हमें सॉर्ट आउट करने में, जिसकी वजह से बहुत पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हुई। सो द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का, उसके अंदर सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन सिस्टम दिया गया है, फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, टॉलरेंस है। ठीक है, सोशल जस्टिस के अटेनमेंट है, सुप्रीम एक एम है स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। सो आफ्टर द ह्यूज टर्नआउट ऑफ 2018 इलेक्शंस, उसको क्या क्या 2018 में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें सोसाइटी ने इनॉर्मसली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को देखते हुए जो है एक पीसफुल पाकिस्तान की तरफ जो है वो अपना हाथ बढ़ाया है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान में हमें बहुत से प्रॉब्लम्स अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि एक्सट्रीमिज़म है, टेररिज्म है, इंटॉलरेंस है, करप्शन है, लेकिन उसको ख़त्म करना है ताकि इस मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़े, ताकि स्टेट की रेपुटेशन और इस कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी जो है वो बरकरार रह सके। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। हमने सब चीज़ें जो है उसको डिटेल में पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो हम उसे डिस्कस करें। ओके।